स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो बुक से चैप्टर 6 पोएट एंड पैनकेक्स, जिसके ऑथर अशोका मित्रन है, इसके हम एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हम देख चुके हैं स्टूडेंट, ये जो अशोका मित्रन है वो चेन्नई के जेमिनी स्टूडियो में काम करते हैं। एक क्यूबिकल रूम में बैठ के पेपर की कटिंग करते हैं और बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में ट्रक भर भर के पैनकेक्स आया करता था। पैनकेक्स ये वही प्रोडक्ट है जो आर्टिस्ट के फेस पे मेकअप करते समय लगाया जाता है। इतना ज़्यादा पैनकेक कह रहे हैं उनको लगा दिया जाता था कि कभी कभी वो भूत की तरह दिखते थे। और बताते हैं कि जब मैं अपने क्यूबिकल रूम में बैठ के पेपर्स की कटिंग करने का उनका काम था, जब करते होते थे तो वहाँ पे कई लोग आ जाते थे, अपनी बेफालतू की प्रॉब्लम्स बातें उनके साथ डिस्कस करने लगते थे, क्योंकि वो सोचते थे ये तो खाली ही है। ऑथर ऐसा बता रहे हैं कि वो लोग सोचते थे कि मैं तो खाली हूँ और मेरे पास आ जाते थे, बैठ के मेरे साथ ऐसी फालतू की बातें करते थे। और उसी में एक बार ऑफिस बॉय आया, जो उस डिपार्टमेंट का मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय आया और वो सुब्बू की बहुत ही ज़्यादा बुराइयां करने लगा हमारे ऑथर के साथ। ये जो सुब्बू है वो मेकअप डिपार्टमेंट में सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे बॉस है, सेकंड नंबर पे सुब्बू है, जिसकी बहुत ज़्यादा बुराइयां करता था ये ऑफिस बॉय। उसके बाद ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि एक बार जेमिनी स्टूडियो में 200 लोगों का ग्रुप आया था, जिसको बहुत अच्छे से होस्ट किया था जेमिनी स्टूडियो ने। फिर एक पोएट ने फिर से स्पीच देने आना था और जब वे आए तो इनके जो बॉस थे मिस्टर वासन, उन्होंने उनके वेलकम में बहुत लंबी सी स्पीच दी। और जब वे स्पीच दे रहे थे तो 6 बता रहे हैं बहुत बड़े बड़े से फैन चल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी स्पीच समझ में नहीं आ रही थी, जो वेलकम स्पीच इनके बॉस दे रहे थे। तो यहाँ तक स्टूडेंट हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 64 से स्टार्ट करते हैं। द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच। कह रहे हैं बॉस ने बहुत लंबी सी स्पीच दी। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रेशियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर। उस स्पीच से पता चल रहा था कि हमारे जो बॉस को उनको भी परफेक्टली नहीं पता था कि ये जो आए हैं ये पोएट है या एडिटर है, मतलब वो भी कंफ्यूज हो रहे थे। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ऑथर बताते हैं कि जो स्पीच थी से तो वो स्पीच बहुत ही जनरल थी, लेकिन कहीं कहीं पर उसमें पेपर्ड यानी कि उसमें यूज किए गए थे, कहीं कहीं पर फ्रीडम और डेमोक्रेसी के वर्ड यूज किए गए थे स्पीच में। देन द पोएट स्पोक। जब ये स्पीच कंप्लीट हुई उसके बाद वो जो आए हुए थे बाहर से पोएट इंग्लैंड से, उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया। ही कुडंट have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. इसकी मीनिंग होती है स्टूडेंट कंफ्यूज। अब ऑथर कहते हैं कि जब उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया, जो पोएट आए हुए थे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज डेज्ड हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि हम ऑडियंस की साइलेंट को देखकर, क्योंकि वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये ऑडियंस को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो और वो अपनी स्पीच दे रहे थे। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। 1 घंटे तक ये स्पीच चली। देन द पोएट लेफ्ट। उसके बाद ये पोएट चले गए। एंड वी ऑल डिस्पर्ड इन अटर बैफलमेंट। बैफलमेंट की मीनिंग होती है कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूजन के साथ ही हम सब भी वहाँ से चले गए। व्हाट आर वी डूइंग? हम क्या कर रहे थे? व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। अब बता रहे हैं कि हमें तो खुद ही भी नहीं पता था कि ये जो पोएट है वो यहाँ क्या करने आए हैं, क्योंकि यहाँ तो स्टूडियो में तो तमिल फिल्म बनती थी और कुछ लोग मिलके स्टूडियो में काम करते थे फिल्म बनाने का, लेकिन सब लोग कंफ्यूजन में थे कि ये पोएट यहाँ क्यों आए हैं और कौन सी स्पीच देके गए। हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आया और सब कुछ क्या रह गया? बफलमेंट रह गया, यानी कि कंफ्यूजन में ही रह गया। People whose lives least afforded them the possibility of the cultivating a taste for English poetry. जितने भी वहाँ लोग प्रेजेंट थे, वे सभी लोग इंग्लिश पोइट्री में कल्टिवेटिंग का मतलब था इंटरेस्ट लेना, तो इंटरेस्ट लेते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। द पोएट लुक पैटी बैफल्ड टू। और वो जो पोएट था वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक about the thrills and travels of an English poet. Student, इनकॉन्ग्रुइटी की मीनिंग होती है नॉट मैचिंग।
टूवल्स एंड ट्रेवल्स की मीनिंग होती है एफर्ट लगाना। तो इतने एफर्ट के साथ कंप्लीट स्पीच जब दी थी उस पोएट ने, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में था कि मेरे इतने एफर्ट लगाने के बाद भी किसी को मेरी स्पीच समझ में नहीं आ रही है। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, और वो जो उसकी विजिट थी वो एक केवल रहस्य ही बन के रह गई। The great prose writer of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius। हमारे ऑथर का ये मानना है कि ये जो प्रोज राइटिंग है, नॉवल लिखना, बड़ी स्टोरीज, तो ऑथर का मानना है कि ये जो प्रोज राइटिंग है वो केवल एक ये जीनियस जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं इसी का एक वे ही नहीं कर सकते। मतलब वो जीनियस लोग भी प्रोज राइटिंग को ही नहीं लिख सकते, ऐसा मानना हमारे ऑथर का दिन प्रतिदिन, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन क्या होता जा रहा था, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था ये आइडिया। और कन्विक्शन का मतलब है बिलीफ। तो वो बिलीव करते थे कि जो बहुत ही ज़्यादा जीनियस लोग होते हैं प्रोज राइटिंग वे भी अच्छी तरह से नहीं लिख सकते। इट इज़ फॉर द पेशेंट, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor and closing postage for the return of the manuscript. Persistent की मीनिंग होती है स्टूडेंट, सस्टेन यानी कि बिना थके हुए मेहनत करना, और प्रिजर्विंग की मीनिंग होती है डिटरमाइंड या कंटिन्यूअस मेहनत करते ही जाना, और ड्रज्ड की मीनिंग होती है हार्ड वर्किंग। तो जैसा कि हमारे ऑथर कह रहे थे अभी पहले लाइन में कि जो प्रोज राइटिंग है वो जीनियस के लिए भी इजी नहीं है, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर इंटेलिजेंट बंदा जो है कि प्रोज लिख लेगा, प्रोज राइटिंग कर लेगा। कह रहे ये बहुत ही ज़्यादा, जब वो पोएट बिना थके हुए कंटिन्यूसली हार्ड वर्किंग करते रहते हैं और उसके बाद भी कोई दूसरा होगा तो वो तो कहेगा कि चलो छोड़ो ये काम नहीं हो रहा, और कोई कॉपी पेस्ट किया किसी चीज़ को इंटेलिजेंट पर्सन ने और अपना कंप्लीट कर दिया। लेकिन जो पोएट है वो बिना रुके हार्ड वर्किंग करते हुए भी अपनी जो पोइट्री है उसको कंप्लीट करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट की मीनिंग होती है स्टूडेंट हैंड रिटन। अब बता रहे हैं ऑथर अपना आइडिया देते हुए कह रहे हैं कि इतना जो उनका फेस होता है पोएट का वो भी श्रंकन हो जाता है, सिकुड़ सा जाता है हार्ड वर्किंग करते करते, और वो जो अपने हैंड लिखन जो हाथ से लिखे हुए उनके नोट होते हैं उनको तब तक एनक्लोज नहीं करते जब तक ये एडिटर अपने पोस्टर में उसको छाप नहीं देता। और तो ये केवल काम इंटेलिजेंट लोगों का ही नहीं है, ये उन्हीं का काम है जो बहुत ही बिना रुके कंटिन्यूसली हार्ड वर्किंग करते हैं। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश द टिनी अनाउंसमेंट इन एन insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name द एनकाउंटर। फिर बताते हैं कि इन्हीं हार्ड वर्किंग करने वालों के लिए ये जो पोइट्री नॉवल वगैरह ये लिख लेते हैं। पहले तो थॉट दिया है ना हमारे ऑथर ने कि एक इंटेलिजेंट के बस का बात नहीं है ये प्रोज राइटिंग करना, वो तो अगर एक बार फेल हो जाएगा तो वो कहेगा चलो छोड़ो या कॉपी पेस्ट करके कंप्लीट करेगा काम को। लेकिन जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो ही इस काम को कंप्लीट करते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि ये जो द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट निकाला है इन्हीं के लिए, किन के लिए, ये जो हार्ड वर्किंग होते हैं, ये जो राइटर प्रोज राइटिंग लिखते हैं, इनके लिए ब्रिटिश पीरियोडिकल की तरफ से एक ऑर्गेनाइज किया गया है प्रोग्राम, जो कि एक द हिंदू पत्रिका में निकाला गया है न्यूज़, और उसका नाम क्या है उस प्रोग्राम का, द एनकाउंटर। कॉज द एनकाउंटर वॉज नॉट अ नॉन कमोडिटी अमंग द जेमनी लिटरेटी की मीनिंग होती है स्टूडेंट पर्सन इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। तो वास्तव में ये जो प्रोग्राम रखा गया है द एनकाउंटर ऑर्गेनाइज किया गया है, ये उन्हीं के लिए है जिनको साहित्यिक रूप जो लोग साहित्यिक में पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं रखते। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंड अ कंसीडर्ड सम इन द पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड। कहते हैं कि मेरा मानना था
कि इंग्लैंड में जो ये रजिस्टर करना था इस प्रोग्राम के लिए, द एनकाउंटर में रजिस्टर करने के लिए बहुत ही मनी और डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। तो कह रहे हैं उन सबको रजिस्टर करने से पहले मैं सोचता था, मेरा मानना ये था कि इस बुक को मैं पहले पढ़ लूँ, ये जो द एनकाउंटर नाम की बुक है। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड द एंट्रेंस विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिसेस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया। आगे उत्तर बता रहे हैं कि उन दिनों में ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी के बाहर कोई साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा हुआ था। और स्नीक की मीनिंग होती है एंटर विदाउट गेटिंग नोटिस, तो बिना किसी चीज़ को या साइन बोर्ड को नोटिस करते हुए एंटर करना। तो कह रहे हैं कि वहाँ ऐसी जगह पे वो लाइब्रेरी थी। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लेइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर्स। और बता रहे हैं कि उस एनकाउंटर में जो लाइब्रेरी के अंदर ऐसी वहाँ पे फ्रेशनेस कॉपीज पड़ी हुई थी एनकाउंटर की, उस बुक की इतनी सारी फ्रेश कॉपीज़ पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी रीडर ने आके इसको टच तक भी नहीं किया है। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट। तो हमारे ऑथर ने जैसे ही उसके एडिटर का नाम पढ़ा, द एनकाउंटर बुक के एडिटर का नाम पढ़ा, तो वैसे ही उनके हार्ट में एक घंटी सी बज गई। It was the poet who had visited the Gemini studio. I felt like I had found a long-lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. जैसे ही अशोका मित्र ने उस पोएट का नाम पढ़ा तो उनके माइंड में घंटी सी बज गई, क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो में एक पोएट स्पीच देने आए थे और उनकी स्पीच एक मिस्ट्री बन के रह गई थी, किसी ऑडियंस को समझ में नहीं आई थी। तो जब उन्होंने उस द एनकाउंटर बुक के एडिटर का नाम पढ़ा तो उनके माइंड में वो एक घंटी सी बज गई और उन्हें ध्यान आ गया कि अरे ये तो वही पोएट है जो जेमिनी स्टूडियो में स्पीच देने आए थे। और उन्होंने उसका एड्रेस भी बुक से पढ़ा और उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मेले में खोया हुआ उनका भाई उनको मिल गया है। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम song in the first reel and in the final reel of the films. Stephen Spender, Stephen, that was his name. तो यहाँ पे हमारे ऑथर फिल्म का थोड़ा सा आइडिया देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार फिल्म में दो भाई स्टार्टिंग में बिछड़ जाते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में मिलते हैं, उसी प्रकार अगर वो स्टीफन स्पेंडर जो पोएट है उसके द एडिटर है किसके द एनकाउंटर बुक के, अगर वो जिस प्रकार मेरे दिल में घंटी बजी उनका नाम पढ़ के अगर वो मुझे देख लेंगे और उन्हें भी याद आ जाएगा कि हाँ ये तो जेमिनी स्टूडियो से है और उनको ध्यान आएगा, तो फिर वो भी ऐसे ही बिछड़े हुए दो भाइयों की तरह जिस प्रकार वो मिल जाते हैं मेले में, तो वो भी ऐसा ही रिएक्ट करने लगेंगे मुझे देखकर। ऐसा सोच रहे हैं हमारे जो ऑथर है अशोका मित्र। अशोका मित्रन को उनके नाम का भी पता चल गया है कि जो स्पीच देने आए थे जेमिनी स्टूडियो में उनका नाम स्टीफन स्पेंडर है। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अटैच्ड माई अटेंशन। अशोका मित्तन बता रहे हैं कि कुछ साल बाद जब जेमिनी स्टूडियो मैंने छोड़ दिया था तो उसके बाद जब कभी कोई अच्छी बुक मुझे कम प्राइस पे मिलती थी तो मैं उस पर ध्यान देता था, उसको खरीद लेता था। और ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के बाहर फुटपाथ पर माउंट रोड पे जो पोस्ट ऑफिस था उसके बाहर देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। तब ऑथर ने एक बार देखा कि वहाँ पर माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के बाहर मद्रास में फुटपाथ पे जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच, कि ब्रांड की नए ब्रांड की बुक्स का ढेर लगा पड़ा है और हर बुक 50 पैसे की है। एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एंड एलिगेंट पेपर पैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। ऑथर बताते हैं कि वास्तव में तो ये उन बुक की कॉपी थी, लेकिन जो उसका पेपर पैक था वो बहुत ही सुंदर था, तो उसमें से मैंने भी एक बुक खरीद ली। स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन इन
कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। अब वो इतने कम प्राइस पर बुक उनको क्यों मिल गई, क्योंकि उस समय रशियन रेवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी थी, तो इसीलिए वहाँ पे बुक की सेल लगी हुई थी। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड। तो मैंने भी पैसे पे किए 50 पैसे और उसमें से द गॉड दैट फेल्ड नाम की एक बुक ले ली। 6 eminent men of letters in 6 separate essays describe their journeys into communism and their disillusioned return। जो ऑथर ने बुक खरीदी थी द गॉड दैट फेल्ड, इस बुक में 6 ऑथर्स थे, 6 एडिटर्स थे, जिसने 6 ऐसे लिखे हुए थे। अलग अलग ऑथर ने 6 ऐसे लिखे हुए थे, तो इस बुक में 6 एडिटर की लिखी हुई 6 ऐसेस थे। और उन एडिटर्स के नेम क्या थे? एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो साइलोन, आर्थर कैस्ट्रॉलर, लुइस फिस्टर एंड स्टीफन स्पेंडर। तो ये 6 ऑथर थे जिन्होंने ये बुक लिखी। ये बुक उन्होंने इस बुक में उन्होंने किसके बारे में लिखा हुआ था? कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन। कम्युनिज्म की मीनिंग होती है वे पॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें सभी लोग अपने एसेट्स इकट्ठा करते हैं और उसको फिर बाद में यूज करते हैं। और उसी बुक में ही इन्होंने डिसइल्यूजन के बारे में भी लिखा हुआ था और इनको पता चल गया था कि ये बातें सही नहीं है, ये हिंसा फैलाने वाला है, तो उन्होंने इस बुक में डिसइल्यूजन के बारे में भी लिखा था इन 6 ऑथर्स में, जिसमें एक स्टीफन स्पेंडर भी थे। इससे ऑथर को पता चल गया था कि ये वही ऑथर है, जो वही पोएट है जो जेमिनी स्टूडियो में स्पीच देने आए थे। और उनको ये भी पता चल गया था कि वो किस बारे में स्पीच देने आए थे, अर्थात वे कम्युनिज्म पर अपनी स्पीच देने आए थे जेमिनी स्टूडियो में। तो आज हमारे ऑथर को उसका भी पता चल गया। स्टीफन स्पेंडर एज्यूम सिग्निफिकेंस। स्टीफन स्पेंडर हमारे ऑथर जो अशोका मित्रन है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सिग्निफिकेंस उनको ये बुक लगती है और वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए पढ़ना, ये बुक मेरे लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हैजी इल्यूमिनेशन। ऑथर कहते हैं कि जब मैंने इस ऑथर का नाम पढ़ा, स्टीफन स्पेंडर का नाम देखा बुक में, तो मेरे जो डार्क माइंड था, मतलब जो मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न था, डार्क चैम्बर यानी कि जो मेरे माइंड में कन्फ्यूज़न था कि वो कौन पोएट आए थे और किस बारे में वो बोलना चाहते थे, तो वो लिटअप हो गया, यानी कि वहाँ बत्ती जल गई और मुझे सब समझ में आ गया कि ये जो स्टीफन स्पेंडर है वो कम्युनिज्म के बारे में स्पीच देने आए थे जेमिनी स्टूडियो में। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। जेमिनी स्टूडियो में जो स्टीफन स्पेंडर आए थे और जो मिस्ट्री बन गई रही थी, वो मिस्ट्री अब सॉल्व हो गई और अब पता चल गया कि स्टीफन स्पेंडर वास्तव में वहाँ क्या कहने आए थे। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फील्ड। अब हमारे ऑथर कह रहे हैं अशोका मित्रन कि जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे उनको तो पोइट्री से कोई लेना देना नहीं था, ना ही उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि ये स्पीच जो स्टीफन स्पेंडर है वो किस बारे में बताने आए थे। लेकिन ये जो द गॉड दैट फेल्ड नाम की बुक है, इससे ये सारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई और पता चल गया कि आखिर स्टीफन स्पेंडर वहाँ पे जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे वो कम्युनिज्म पर अपने स्पीच देने आए थे। अर्थात द गॉड दैट फेल्ड बुक नाम की बुक जो फुटपाथ से हमारे ऑथर ने खरीदी थी, उस बुक ने उस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट, मिस्ट्री सॉल्व होने के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।